पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर एक आर्गन बनाते हैं और आर्गन मिलकर एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं। आज हम आर्गन सिस्टम की बात करते हुए एक अहम सिस्टम को पढ़ेंगे जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम इन्हज़ाम कहते हैं। निज़ाम इन्हज़ाम की इब्तदा हकीकतन तो हमारे हाथों से होती है, क्योंकि निज़ाम इन्हज़ाम का मानी है खुराक का टूट फूट कर ऐसे मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाना जो आंतों में जज्ब होकर हमारे जिस्म को ऐसी खुराक मुहैया करते हैं जिनसे हम तवानाई और बहुत सी दूसरी सरगर्मियाँ जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, कोई काम करना या हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सर अंजाम देते हैं। और हाथ वो पहला ज़रिया है जिनसे हम खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। बहरहाल निज़ाम इन्हज़ाम में हमारे दहन यानी हमारे मुंह को निज़ाम इन्हज़ाम का पहला हिस्सा शुमार किया जाता है। जैसे ही खुराक हमारे मुंह में दाखिल होती है तो हमारी ज़बान इसको लपक लेती है। हमारी ज़बान की जिल्द में कुछ सेंसर्स होते हैं जो हमारी खुराक के जायके को महसूस करते हैं। उन्हें हम टेस्ट बड्स का नाम देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे दांत खुराक को चबाने, पकड़ने और पीसने में मदद देते हैं। और इसी तरह हमारी ज़बान के निचले हिस्से और ज़बान के आखिरी हिस्से के पीछे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को खारिज करते हैं। ग्लैंड्स बुनियादी तौर पर जानदारों के जिस्म में मौजूद वो सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स खारिज करते हैं। ये केमिकल्स या तो हार्मोन्स होंगे या फिर एंजाइम्स। हमारे मुंह में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा खारिज करते हैं जो 99% पानी पर मुश्तमिल होता है। और बाकी इसमें मुरक्केबात, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी शामिल होते हैं। जबकि म्यूकस एक सप्लीमेंट्री सा मादा होता है जो कि खुराक के छोटे छोटे टुकड़ों को नरम करके छोटी छोटी बॉल्स में तब्दील करता है। सलाइवा में मौजूद एंजाइम अमाइलेज होते हैं जिनको टाइलिन भी कहते हैं। ये एंजाइम्स खुराक में मौजूद स्टार्च को हजम करते हैं। बुनियादी तौर पर इन एंजाइम्स का काम कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने का है। खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी मिकदार हाज़म करने के बाद खुराक छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में तब्दील होकर हल्क से नीचे उतरती है, जहाँ से आगे इसने खुराक की नाली में जाना होता है जिसको इसोफेगस कहते हैं। मगर इससे पहले एक ढक्कन सा मौजूद होता है जो सांस की नाली और खुराक की नाली को अलग करता है। इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये ढक्कन सांस की नाली को ढांपने में मदद देता है। सांस की नाली आम हालात में खुली होती है, लेकिन जब खुराक निगलने का मरहला आता है तो आपकी नाली को एपिग्लॉटिस ढांप देता है ताकि आपकी खुराक सांस की नाली में ना जा सके और आपके लिए तकलीफ या मौत का बायस ना बने। जब खुराक अपनी नाली में पहुंच जाती है तो एसोफेगस में खास किस्म के मस्कुलर मोशन, ये मोशन खुराक को नीचे की जानब धकेलती है। अगर खुराक की ग्रेविटी के उसूल के तहत नीचे जाती तो वो परेशानी का बायस होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स उल्टा लटका हुआ हो और वो कोई चीज़ खा ले तो उसकी खुराक फिर भी उसके मैदे की जानिब रवाना होगी। इस हरकत को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। कभी कभी जब हमारे मैदे में कोई मसला होता है तो खुराक उल्टा रास्ता इख्तियार कर लेती है और एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट शुरू हो जाती है जिसको हम कह की कैफियत का नाम देते हैं। जब खुराक इसोफेगस के आखिरी हिस्से में पहुंचती है तो उसके आखिर में एक वॉल्व लगा होता है जिसको लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। इसका बुनियादी मकसद मैदे में मौजूद खुराक को वापस एसोफेगस में जाने से रोकना होता है। मैदे के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारी खुराक को कुछ देर तक महफूज रखने और हजम करने में मदद देता है। मगर मगर मैदे में ज़्यादातर प्रोटीन ही हजम होती है। हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स एक खास माहौल में काम करते हैं, इसलिए मैदे में मौजूद एंजाइम तेजाबी माहौल में काम करते हैं। मैदे की दीवारें HCl तेजाब को खारिज करती हैं जो कि मैदे से ही खारिज होने वाले गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर खुराक में मौजूद प्रोटीन को हजम करने में मदद देता है। मैदे के एंजाइम्स में पेप्सिन एंजाइम गैर मुतहरिक हालत में मौजूद होता है।
जिसको HCl मुतहर्रिक बना देता है और इसको पेप्सिनोजन में तब्दील कर देता है। इसके अलावा मैदे में लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। पेप्सिन का काम या पेप्सिनोजन का काम प्रोटीन को हजम करना है और लाइपेज एंजाइम का काम लिपिड्स को हजम करना है। जब तेजाब, एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस और खुराक आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये एक थिक लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं जिसको हम काइम कहते हैं। लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को तोड़ फोड़ कर छोटे 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 फैट्स के अंदर तब्दील कर देता है, जबकि पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर छोटे छोटे अमाइनो एसिड में तब्दील कर देता है। ये सब खुराक मैदे के आखिर में छोटी आंत में चली जाती है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसके तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में खुराक दाखिल होते ही एक अलग माहौल में चली जाती है क्योंकि मैदे में तेजाबी माहौल होता है। छोटी आंत एक नाली के जरिए से जिगर के साथ जुड़ी होती है जहां से बाइल जूस आता है जो कि खुराक में मौजूद लिपिड्स को हजम करने में मदद देता है, जबकि दूसरी तरफ ये पेंक्रियाज से भी नाली के जरिए जुड़ी होती है जहां से पेंक्रियाटिक जूस आता है और इसको हम आम जुबान में पित्ता कहते हैं। ये वही है जो कि इंसुलिन बनाकर हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और हमें ज़ियाबेतिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाता है। जिगर के साथ एक लबलबा जुड़ा होता है जिसको हम अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं। जिगर में पैदा किए हुए बाइल जूस को स्टोर रखता है और छोटी आंत में खुराक पहुंचने पर जूस को इधर मुंतकिल कर देता है और खुद खाली हो जाता है। आमतौर पर लोग इसको पित्ता कह देते हैं जो कि गलत है, और जब किसी को पित्ते की पथरी होती है तो वो दरअसल इसी गॉल ब्लैडर की पथरी होती है, ना कि पित्ते की। छोटी आंत के दूसरे हिस्से को जैजुनम कहा जाता है। खुराक में पाए जाने वाले बहुत से अज्जा इस हिस्से में जज्ब होना शुरू हो जाते हैं। इस हिस्से की दीवारों में माइक्रोस्कोपिक फोल्ड मौजूद होते हैं जिनको हम वेलाई कहते हैं, जो कि खुराक को जज्ब करते हैं। छोटी आंत का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा इलियम कहलाता है। इस हिस्से में खुराक जज्ब होकर खून में शामिल होती है और उसके बाद बड़ी आंत शुरू हो जाती है। बड़ी आंत का मकसद खुराक के बच जाने वाले अज्जा को जज्ब करना और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब करना ताकि पानी की कमी ना हो। डायरिया के मर्ज में बैक्टीरिया पानी को जज्ब होने से रोकते हैं जिससे हम पानी की कमी महसूस करते हैं। बड़ी आंत के भी तीन हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। पहला हिस्सा सीकम होता है जिसमें अपेंडिक्स मौजूद होती है। ये उंगली की तरह की एक साख्त होती है जो कि आंत में मौजूद होती है। इसका इंसानी जिस्म में कोई काम नहीं। अगर इसमें खुराक का कोई ज़रा चला जाए तो इसमें मौजूद जरासीम इसकी तोड़ फोड़ कर देते हैं। दूसरे हिस्से यानी कोलोन में खुराक पहले चढ़ाई चढ़ती है और इसके बाद जिगर के करीब ये सीधी नाली में सफ़र तय करती है। ये सारा सफ़र खुराक से ज़्यादा पानी जज्ब करने में मदद देता है। और इसके बाद आखिरी हिस्सा रेक्टम है जिसमें खुराक फुजले की शक्ल में होती है और इसके बाद ये इंसानी जिस्म से खारिज हो जाती है।